चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सो परसेंटेज पार्ट 2। ओके, अब जरा देखिए, मैंने लास्ट वाली क्लास में सैटरडे को मैंने क्या कराया था? मैंने कराया था आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यूज। कितनी वैल्यूज याद कराई थी? 30 वैल्यूज याद कराई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबने लिखा होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है इनिशियल से फाइनल रेशियो निकालना, वो चीज एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बड़े बड़े भारी भारी शब्दों से कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़ा सिंपल होता है, बताऊंगा मैं। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, इसके बारे में जरा जिक्र होगा। क्यों यहां पे ये साइन बना हुआ है, इसके बारे में, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये सारी चीजें डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। जरा 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। चलिए, क्या प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को दिख रहा है? प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दिख रही हैं अभी, है ना? हाँ, अब बिल्कुल देखो यार, मेरा क्लास ना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? मैं क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहूंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। कॉलर माइक एकदम ऊपर लगा दिया है, अब तेज बोलूंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करें, ठीक है? बाकी चीजें टीम में बता दी गई हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने कल जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास अगर कभी 25% का हमारे पास इंक्रीमेंट होगा या वृद्धि हो रही होगी, तो 100 से 125 लिख सकते हैं क्या? पुरानी संख्या 100 होगी तो नई संख्या कितनी बनेगी हमारे पास? 125, क्योंकि 100 का 25% कितना बनेगा? 25, यानी ये कितना बन गया नया वाली संख्या? 125। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? पुरानी संख्या, पुराना वैल्यू, और फिर आप लोग क्या लिखेंगे हमारे पास? नई वैल्यू। यही तो मैंने आप लोगों को बताया था। इसी चीज को मैंने बोला था ओल्ड, इसी चीज को मैंने लिखा था न्यू, है ना? अब ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर ये सरल सरल वर्ड्स अंग्रेजी के अगर लिख दिए जाते हैं, ओल्ड, न्यू, इनिशियल, फाइनल, इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों को अंग्रेजी का पेपर भी देना है, ठीक है ना? अब बार बार मैं दोनों चीजों को लिखता रहूंगा ना, फिर दिक्कत होगी। जहां जहां पे जो जो चीजें समझानी होंगी सारी चीजें समझाई जाएगी, ठीक है? अच्छा, पुरानी और नई वैल्यू हमारे पास 100, 125 सबको क्लियर हो गया। 25% का मतलब क्या होता है भाई? 1/4 होता है। जो भी हमारे पास भिन्न का हर होता है वो हमारे पास क्या होता है? बेस वैल्यू होती है। और किसी भी चीज का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है परसेंटेज में, ठीक है, उसका जो बेस वैल्यू होता है हमेशा पुरानी वैल्यू होती है। आधार वैल्यू पुरानी वैल्यू होती है, यानी 4 क्या है भाई? पुरानी वाली वैल्यू। और परसेंटेज क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। 4 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा? 5 बनेगा। अब देखिए ध्यान से, क्यों हम लोग अनुपात इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो 100, 125, परसेंटेज जैसी कॉम्प्लिकेटेड बनता है, हमारे पास क्या होती है? बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे, ठीक है? बड़ी छोटी छोटी वैल्यू, 4, 5, 6, 7, इस तरीके की वैल्यू लिखते हैं। और रेशियो में उसमें 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरानी संख्या को। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? नई संख्या को। बहुत छोटे छोटे शब्दों में हम लोग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास आसान पड़ता है। दूसरी बात, जब भी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू रहेगा, जैसे 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 37 सही 1/2%, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 100 मेथड लगाएं। आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट क्या है जरा समझिएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा 33 सही 1/3% का अगर वृद्धि होता है, कितने के बराबर होगा भाई? 1/3 के बराबर होगा। 1/3 के 3 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? पुरानी संख्या। 3 में हमारे पास 1 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 4 बनेगा। क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, तो ये फटाफट किया जा सकता है।
अब इसी से लिंकअप करके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है? वो क्या चीज है जरा समझिएगा और देख लीजिए। 5 मिनट का बिना रुकावट के एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, है ना? इसको समझ गए तो कहानी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें रुकावट आई, इसमें आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत आई, तो आप लोगों को आगे चल के समस्या होगी। तो 5 मिनट बिल्कुल आराम से सुनिएगा। ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो किसी आदमी की सैलरी 10,000 रुपए थी। आप सभी लोग कमेंट करेंगे किसी आदमी की सैलरी क्या थी बेटा? 10,000 रुपए थी। अगर इसकी सैलरी को हम लोग 20% बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 20% बढ़ा दें, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? क्या बताएंगे? इसका वेतन कितना हो जाएगा? भाई 10,000 रुपए का 20% निकालेंगे और वो 20% कितने के बराबर होगा? उतने का ही इंक्रीमेंट होगा। ये क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। अच्छा, कभी भी परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन, मतलब एक पुरानी संख्या है और एक नई संख्या है, इसी के बारे में हमने जिक्र किया था। बहुत बढ़िया। तो क्या निकालने का तरीका होगा कि आप लोग जरा आराम से निकालेंगे कि 20% जो रहेगा वो जरा 10,000 रुपए का निकाला जाए। चलो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं इसको। फिर मैंने कहा कि 20/100, परसेंट का मतलब होता है 20/100, कितने का निकाला जाएगा? 10,000 रुपए का निकाला जाएगा, ठीक है? अगर मैं ये दो जीरो उड़ा दूं तो 100 गुणे 20 करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 2,000 बनेगा। कितना बनेगा? 2,000। अभी मैं कोई कैलकुलेशन ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल आराम से, मुझे कॉन्सेप्ट को डेविएट नहीं करना है। तो मैंने कहा अगर इस आदमी की सैलरी को आप 2,000 रुपए बढ़ा देंगे तो अब इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि जैसे मैंने 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए कुछ भी रखूंगा और कोई भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दूंगा तो आप लोग नई सैलरी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ओल्ड वैल्यू। अब मैं क्या पुराना नया लिखने की जरूरत है क्या? और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? न्यू वैल्यू, न्यू सैलरी। क्लियर? बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी बात में किसी को भी समस्या है, लेकिन इस छोटी सी बात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है। जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा किसी का भी वैल्यू पहले x था, पुराना वाला वैल्यू x था, ठीक है? और इसमें अगर मैं r% का मान लो इंक्रीमेंट करता हूं, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, घट भी सकता है। मैंने कहा r% का इंक्रीमेंट हो गया और ये बढ़ने के बाद नई वैल्यू बन गई y, ठीक है? नई वैल्यू बन गई क्या चीज? y। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको लिख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास क्या होगा कि जो y नई संख्या है विल बी इक्वल्स टू y, जो नई संख्या है ये बराबर बनेगी x इंटू 100 प्लस r/100%, ठीक है? इतना। अरे जब परसेंट लगा ही दिया है तो अपॉन 100 एक ही चीज रहेगी। ये तुम्हारे पास बनता है। समझिए बात को, समझिए बात को, है ना? अब क्या इसी चीज को हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा सकते थे? ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है? अच्छा, हमारे पास पुरानी संख्या कितनी है भाई? 10,000, है ना? 10,000 और न्यू वैल्यू मान लो यहां पे निकालना था मुझे, न्यू वैल्यू। तो पुरानी संख्या थी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 120 बटे में कितना? 100। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब मैंने कहा कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया गया। 120 में अगर ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 12,000 बन जाएगा। जस्ट एक बार मैं सारी रिजल्ट्स को प्रूव कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को बात क्लियर हो जाए। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, छोटा सा पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक पॉइंट है ना? मैंने कहा चाहे वैल्यू 10,000 हो, चाहे वो 1,00,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, है ना? है तो एक पुरानी संख्या। अगर उसमें 20% का इंक्रीमेंट होगा तो जो नई वाली संख्या आएगी पुरानी वाली की 120% बनेगी। वापस से अपने स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा और प्लीज जितना मैं बोल रहा हूं, जो जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं उसको कॉपी में लिख लो बेटा। अगर आपको याद नहीं रहेगा लिख लीजिए, लेकिन अगली बार आप लोगों को किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो नई संख्या आएगी वो पुरानी वाली की 120% होगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्योंकि 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 100 में 20 को जोड़ दिया, 100 में 20 को जोड़ दिया।
अगर मैं यहां पे परसेंट साइन लगा दूं, 100 हटा दूं, तो ये बनेगा 120%। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मैंने कहा कुछ भी, कोई भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, कोई भी एग्जांपल। जैसे मैंने कहा पुरानी संख्या को x मान लिया गया, नई संख्या इंक्रीमेंट होने के बाद y है, और मैं बोल रहा हूं कि यार यहां पे ना 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास नई संख्या है y, वो x की कितनी होगी, कितनी परसेंट होगी? भाई 40% का इंक्रीमेंट हो गया तो 100 में कितना ऐड होगा हमारे पास? 40%, यानी 140% होगी। इसको आप 140/100 भी लिख सकते हैं। मैं कई उदाहरण देके पहले इस चीज को आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठाना चाहता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है बेटा। पुरानी संख्या, नई संख्या, कितने का इंक्रीमेंट? 40% का। तो जो नई संख्या होगी, जो नया वैल्यू होगा, वो पुराने वाले का कितना होगा बेटा? 140% होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला कि जैसे मान लो x है, ये y है, पुरानी संख्या, नई संख्या। सभी लोग जरा कमेंट करेंगे कि अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, हर एग्जाम्पल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है उसको जरा बात करेंगे। तो जरा यहां पे बताओ कि यहां पे जो y की वैल्यू होगी वो x की कितनी परसेंट होगी? जरा ये जो बॉक्स है इसको जरा कंप्लीट करके मुझे बताइए कितनी परसेंट होगी, जल्दी से बेटा। कितनी चलेगी सभी लोग? अगर 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहां पे कितना वैल्यू आएगा? 160% की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब याद रखिएगा, जैसे अब कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, एक डिक्रीमेंट का मैं केस ले लेता हूं, एक डिक्रीमेंट का केस ले लेता हूं कि मैंने कहा कि जैसे वैल्यू हमारे पास x थी और यहां पे बन गई y। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे मान लीजिए कि 20% का डिक्रीमेंट हो गया, 20% का डिक्रीमेंट हो गया, अब क्या बनेगा कि जो नई संख्या y है, जो नई संख्या y है, वहां पर 20% का अगर डिक्रीमेंट होगा तो 100 में से 20 माइनस कर दो। 100 में से 20 माइनस किया 80%, 100 में से 20 माइनस किया तो x का ये कितना बन जाएगा? 80%। तो यहां पे क्या सब लोगों को क्लियर हुआ पॉइंट? अगर इंक्रीज होगा तो 100 जोड़ देंगे, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस कर देंगे। नई संख्या पुरानी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जितना मैंने बॉक्स में 140%, 160%, 80% लिखा हुआ है, ये सारी चीजों का एक एनालिसिस बताना चाहता हूं मैं। और अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया आज, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज, ये मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, R% का इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस, R% का डिक्रीमेंट होगा तो बस यहां पे माइनस साइन लगा देंगे। नई संख्या पुरानी की कितनी प्रतिशत है, यही हमारे पास वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से, हमारे पास कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ था? 20%। तो यहां पे कितना लिखा हमने? 120%। लिखा नहीं लिखा? तो जो यहां पे 120% है, बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जो यहां पे 120% है, जो यहां पे 140% है, जो यहां पे 160% है, जो यहां पे 80% है, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। समझे ना? मतलब आगे बढ़ाने के लिए, इस पुरानी संख्या को आगे बढ़ा के नई बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपका कौन काम आता है? दोस्त। तो ये वही दोस्त है बेटा, ये वही कंधा, वही सहारा है आप लोगों का। समझे बात को? ठीक है, तो ये बात हो गई परसेंटेज में, लेकिन हमें इस चीज को परसेंटेज में नहीं लिखना है। अब कहानी सुनेंगे जरा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू को, एक बेसिक एग्जांपल से लेता हूं मैं, कि 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप सभी लोग अभी x और y के फॉर्मेट में यही बता रहे थे कि सर जो y की वैल्यू होगी वो x का कितना परसेंट होगी? 120% होगी। क्या सभी लोग इस बात पे अग्री करते हैं? बिल्कुल अग्री करते हैं। अच्छा, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब मैं चाहता हूं कि जरा 20% 1/5 के बराबर होता है कि नहीं होता है? 1/5 के बराबर। अब मैंने आप लोगों को ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना बताया था। क्या बताया था? ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना बताया था। मैंने कहा था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमेशा पुरानी संख्या होगी, यानी 5। 5 में एक जोड़ेंगे तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो रेशो कितना बन गया? 5 6। यही रेशो आया था बेटा सभी लोगों का, ओल्ड और न्यू रेशो का। सभी लोग
मैंने बोला हुआ है कि 5 से 7 मिनट आप लोगों को अपने जिंदगी का देना पड़ेगा, जिसमें पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बात आप लोग सुन रहे होंगे और चीजों को लिंकअप करना है। मैं 3 चीजों को मिक्सअप कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बेटा? ये पढ़ा हुआ है बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को एक अलग चीज बता रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है? और कोई इस तरीके से लिंकअप करके नहीं बताता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 5-6 हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हर प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कि 120% जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक तरीके से बन रहा था परसेंटेज में, 120% का भिन्न वैल्यू कितना बनेगा, यानी फ्रैक्शन कितना बनेगा? आप लोग कमेंट करेंगे, इसके बाद एनालिसिस असली शुरू होगी। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बेटा, बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, फोड़ दोगे तुम लोग जितना बताया जा रहा है। 120%, सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना, 120 बटे में कितना, 100, 20 से भाग दिया जा सकता है, ऊपर में 20 6 बार जाएगा, 20 यानी 5 बार जाएगा। कितना रेशियो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है बेटा? 6/5 आ रहा है। अब 120% भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब वो परसेंटेज में है, ये तुम्हारे पास फ्रैक्शन में। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब भारी भारी शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो शब्द ही तो याद करना है यार, याद कर लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये क्या दिख रहा है बेटा? 6/5, और यहां क्या दिख रहा है? 5/6। इसी जो चीज को आप पलट दीजिए, आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। जो रेशियो आपने लास्ट क्लास में सीखा था उसी को तुम पलट दो। हमने ओल्ड न्यू लिखा था, इसको पलट दीजिए, न्यू अपॉन ओल्ड कर दीजिए, वही तुम्हारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो और जरा बताता हूं, टेंशन नहीं। मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू में अगर 40% का इंक्रीमेंट, खूब सारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, टेंशन नहीं लेना। मैंने कहा यहां पे x वैल्यू है, यहां पे y वैल्यू है, y नई वाली वैल्यू है, यहां पे 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी मेरे पास जो नई वाली वैल्यू आएगी वो x का कितना परसेंट आएगी? 140% आएगी। सर याद हो गया, सीख गए, लेकिन बेटा थोड़ा थांबा। 40% का इंक्रीमेंट, 40% कितने के बराबर होता है? 2/5 के बराबर होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी ओल्ड और न्यू वैल्यू की जरा रेशियो बताइए कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे पुराना वैल्यू 5 में 2 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 7 बनेगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था परसेंटेज में? सर ये 140%। अच्छा, जरा मैंने कहा कि 140% का जरा भिन्न बताना कितना बनेगा, फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो आप कह रहे हैं सर ये लो 140/100 बनेगा। मैंने कहा 20 से भाग दे दो भाई 7 बार, 20 से भाग दे दो 5 बार। कितना रेशियो आ रहा है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा है? सर ये तो 7/5 आ रहा है। अरे दादा, ये तो 5/7 इसी का उल्टा आ रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि जो आपने ओल्ड और न्यू का रेशियो निकालना बताया था उसी को पलट दीजिए, हमारे पास बन जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वाह वाह। अब मैंने क्या कहा कि जरा और इसको लिंक कर लो, तो जब हमारे पास यहीं पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा तो देखो भाई, जो यहां पे तुम्हें 5 दिख रहा है वो 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? और 5 में 2 को जोड़ दो तो यानी कितना बन गया? 7 बन गया। ये तो बात हो गई इंक्रीमेंट की। इसी तरीके की कम से कम नहीं तो 5 तो एग्जांपल लेंगे और सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस लिए काम आता है? आगे बढ़ाने के लिए। पुरानी संख्या में मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो नई संख्या आ जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? जल्दी से क्लियर? और यही चीज रेशियो में बताऊंगा बेटा, कितना बेहतरीन ये काम करता है कि यही चीज को लिंकअप करना नहीं बताया जाता है। परसेंटेज में क्या हो गया, रेशियो में क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या हो गया। अच्छा चलिए, अब मैं कोई भी नॉर्मल परसेंटेज लेता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर मैंने कहा कि मान लो 12.5% का हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मुझे बार बार वो जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, 12.5% का इंक्रीमेंट 12.5% होता है 1/8 के, सबको याद है? मैंने आपसे पूछा कि जरा ये बताइए कि यहां पे ओल्ड और न्यू का रेशियो कितना बनेगा, ओल्ड और न्यू का?
अच्छा, तो 8 तो यहां पे आ गया और 8 में एक हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 8 से 9। क्लियर हो गई बात। अब लेकिन सुनना जरा ध्यान से, जब हमारे पास परसेंटेज थोड़ी डेसिमल वाली आने लगती है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड होता है यही बड़ा जरूरी होता है, बड़ा काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा देखो क्या होगा कि मैंने कहा कि x और यहां पे y, ठीक है। इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि 12.5% का अगर वैल्यू इंक्रीज कर गया तो यानी y जो इसकी नई वैल्यू है, पुराने वाले वैल्यू का क्या बनता है, यहीं पे आता है बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जरा बताओ कि इस डब्बे में मैं क्या भरूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, जो भी ये रेशियो है उसका उल्टा। लेकिन क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे बार बार रेशियो लिखना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मान लो मैंने ये नहीं भी पता है तो 8 तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। 8 में एक जोड़ दिया, कितना बन गया 9/8। इसी चीज को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या ये बात क्लियर हुआ? और ऐसे कम से कम नहीं तो 5 बोलोगे, 10 बोलोगे, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से अगर कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमको तो वही 100 प्लस वाला अच्छा लगता है, कर लो ना भाई। 100 में 12.5 ऐड करोगे तो 112.5% बनेगा। 112.5% का ही फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 9/8, जिसको हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, कई बार परसेंटेज कई सारे होते हैं, वहां पर यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें 9 का पार लगाता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जरा जानना चाहूंगा 37.5%, ठीक है, 37.5% का हो रहा है इंक्रीमेंट। अभी डिक्रीमेंट वाला भी लेंगे, घबराओ नहीं, अभी सक्सेसिव कई सारे परसेंटेज का भी लेंगे, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास x है, यहां पे y है, और हम लोग क्या कर रहे हैं 37.5% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज से करोगे इसको तो कहोगे 137.5%। क्यों करोगे, क्यों करोगे हैं? 37.5% कितने के बराबर है भाई? 3/8 के बराबर है ना। हमारे पास नई संख्या y, पुरानी संख्या का कितना परसेंट? 137.5%। क्यों करूंगा मैं 137.5%? हम करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होगा भैया, 8 नीचे आ गया, 8 में 3 जोड़ दिए, कितना बन गया 11। और जब हमें ओल्ड और न्यू रेशियो, देखिए दोनों साथ साथ में करा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इन दोनों को लिखना पड़ेगा सवाल में, बस एक लिंकअप कर रहा हूं मैं। 8 तुम्हारे पास पुरानी संख्या और नई संख्या में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना बनेगा 11, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल ट्रेंड होता है रेशियो लिखने का, हर कोई ऐसे ही लिखता है, और बार बार मुझे मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि अगर मैं रेशियो फॉर्मेट लिखूंगा तो पहले पुरानी संख्या फिर नई संख्या, है ना। कई लोगों ने बोला मुझे कमेंट में कि सर हिंदी मीडियम वालों को ध्यान दीजिए। भैया अंग्रेजी मेरे को भी इतना नहीं आता है, लेकिन लिखूंगा तो एक ही लैंग्वेज में ना, ठीक है ना, बार बार हर चीज को थोड़ी ना यार एक ही। तो अब मैं बार बार लिखूं कि एक्स क्या है, वाई क्या है। एक्स तो तुमको भी पता है कि पहले वाला है ना, इतना तो तुमको भी पता है। तो एक बस लिंकअप करना है कि जो नॉर्मल फॉर्मेट हमारे पास होता है कि 8 से 3 बढ़कर 11 हो गया, उसी 8-11 को पलट दो तो बन जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वही तुम्हारे पास है 137.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू, वही हमारे पास है 112.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/8, जो कि यहां पे जो रेशियो बनता है 8-9, उसी को पलट दिया गया। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बेटा लिख लो और सारी चीजें लिंकअप होंगी, ठीक है। जितने भी लोगों को लगता है सर टारगेट फाउंडेशन, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब जरा थोड़ा डिक्रीमेंट वाले की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई परसेंटेज की बात कर लेते हैं, हमारे पास 33 सही 1/3% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 33 सही 1/3% का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मैंने वही बोला कि x से तुम्हारे पास क्या हो रहा है भाई, y हो रहा है। x से क्या बन रहा है हमारे पास, y बन रहा है। अब मैं आप लोगों से बार बार ये डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, ठीक है। मैं रेशियो भी नहीं पूछूंगा, रेशियो मैंने खूब सारा कराया हुआ है। बस कोई भी रैंडम परसेंटेज मैंने दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जरूर बताएंगे आप लोग। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस में मल्टीप्लाई होता है? पुरानी संख्या में मल्टीप्लाई होके वो नई वैल्यू दे देता है, ठीक है, यही मतलब होता है।
तो ये बनता है कितने के बराबर, 1/3 के बराबर। अभी एक चीज कर लेते हैं, मैंने पूछा यहां पे कि ओल्ड और न्यू का रेशो, तो आपने कहा 3 से 1 घटा देंगे कितना बनेगा, 2। 3 में से 1 घटा देंगे कितना बनेगा, 2। अगर मैं नई संख्या y की बात करूंगा तो पुराने का कितना बनेगा, कितना बनेगा। अब इतना तो समझ में आ गया भैया कि इसी को पलट दो, नहीं तो 3 तो एज इट इज आएगा, और 3 में 1 घटाएंगे कितना बनेगा, 2/3, है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, 33 सही 1/3%। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो 100 में क्या 33 सही 1/3 जोड़ना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। तो 100 में 33 सही 1/3 अगर आप घटाओगे ना तो बनेगा 66 सही 2/3%, और 66 सही 2/3% का ही ये भिन्न होता है 2/3। समझ में आ गई बात। अभी अगर मैं इसी चीज को बार बार इस्तेमाल करूंगा तो क्या ये बात क्लियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को कोई भी परसेंटेज इंक्रीज दूंगा, परसेंटेज चाहे इंक्रीज दूंगा चाहे डिक्रीज दूंगा, ठीक है। आप लोगों को यहां पे क्या बताना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना होगा। और थोड़ा सा जल्दी में मैं भी बता सकता हूं, है ना। अब तो खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, अब तो खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और घबराना नहीं, अभी जितना अच्छे से सीखोगे ना सवाल में उतनी मदद मिलेगी, ठीक है। चलो कोई डिफिकल्ट वाला, चलो पहला 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट, 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट। सेकंड दे रहा हूं मैं, क्या बनेगा भाई, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देना चाहिए यार तुम लोग को। चलो ये भी इंक्रीमेंट है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए है ना। हाँ और एक दे दें, कौन सा दे दें, चलो क्लियर है। 4 वैल्यूज दिया हुआ हूं, सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करना होता है, पुरानी संख्या में सर अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नई संख्या आती है, यही आपने बताया है। तो 14 सही 2/7% होता है 1/7 के, 1/7 के। अब बड़ा आसान लगने लगेगा, खूब बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो 7 हमारे पास तो एज इट इज आएगा, जो प्रतिशत का भिन्न है वो, सॉरी जो हर है वो एज इट इज आएगा। अब 7 में इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 जोड़ दो यानी कितना बन गया 8/7। मतलब पुरानी संख्या में अगर हम लोग 8/7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितने के बराबर बनेगा, वो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 बनेगा, और ये नई संख्या दे देगा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी को परसेंटेज में आप करते तो 114 होल 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं होगा। ये 8/7 लिखना आसान है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस में मल्टीप्लाई होता है, ओल्ड में या न्यू में, किस में मल्टीप्लाई करेंगे ये 8, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है किस में मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, पुराने में नए में, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ पुरानी वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो नई संख्या मिलेगी। लिख लो अपने कॉपी में बेटा, 83 सही 1/3% जो होता है वो 5/6 के बराबर होता है। अगर आप लोग कॉपी पलटो या पीडीएफ देखना, आप लोगों को ये परसेंटेज दिखेगा जो कि एग्जाम में पूछता है। तो यानी क्या बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहां पे बेटा 6 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया। 6 में 5 जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा 11, 11/6, 11/6। 62.5% होता कितने के बराबर है, 5/8 के बराबर है, 5/8 के बराबर। क्लियर है बात। अगर मैं इसको दूसरे पेन से जरा लिखूं तो यानी कितना बनेगा 8 एज इट इज आ जाएगा, 8 नीचे में तो एज इट इज आ जाएगा,
और 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, 8 में से 5 को घटाएंगे कितना बन जाएगा 3/8। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू को आप 62.5% से घटाते हैं तो वो बेसिकली 100 माइनस 62.5% कितना बनेगा 37.5%, उसी का फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। 11 सही 1/9% कितने के बराबर बनता है हमारे पास, 1/9 के बराबर 9 एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 9 में 1 घटाएंगे कितना बनेगा 8, 8/9 हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। क्या सभी लोगों को अब बात क्लियर हो गई, क्या सभी लोगों को अब बात क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत अच्छे। एक छोटा सा एग्जांपल जिसको आगे चल के मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, ये अक्सर सवाल का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास बोलेगा कि किसी आदमी की वेतन थी, वो पहली बार 33 सही 1/3% बढ़ी, 33 सही 1/3% बढ़ी। फिर इसके बाद इसकी आय क्या हो गई, मान लीजिए 12.5% बढ़ी। कितनी बढ़ी, 12.5%। ठीक है ठीक है, चलो इंक्रीमेंट ही ले लेते हैं, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, अब बात तो इतनी क्लियर हो चुकी है। यानी सिंपल सी बात हो गई कि इस 33.33% के लिए ये वाली वैल्यू जो होगी, मान लो इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया और इसको मैंने z मान लिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको और डिटेल में हम लोग चलेंगे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपके पास पुरानी संख्या, पुरानी वेतन x, जब 33 सही 1/3% का वृद्धि होगी पहुंच गए y पे, तो इस 33 सही 1/3% के लिए हमारे पास पुरानी संख्या x और नई संख्या y, लेकिन इस 12.5% के लिए पुरानी संख्या क्या रहेगी y और नई संख्या क्या रहेगी z, है ना। मान लो मुझे x से z का रिलेशन निकालना है, x से z का संबंध निकालना है, तो कैसे करेंगे? पुरानी संख्या हमारे पास पूरे सवाल में x बन गई और नई संख्या क्या बन चुकी है z। तो अगर आपको z का मान निकालना है तो पुरानी संख्या x में अब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन क्या परसेंटेज, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, कितने बार हो रहा है, 2 बार। सक्सेसिव बोलते हैं इसको, क्रमागत वृद्धि और कमी की बात थोड़ा डिटेल में की जाएगी, लेकिन आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार लगाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, एक बार की बात नहीं है। तो 33 सही 1/3% कितने के बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। यहां पे बनेगा कितना वैल्यू, 4/3, और 12.5% 1/8 के बराबर होता है। 1/8 मतलब ये बन जाएगा 9/8। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर मैंने यहां पे 1/8 का डिक्रीमेंट कर दिया होता 12.5% का, तो ये बन जाता 7/8। क्लियर है बात? अब मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज बताया हुआ है। अब धीमे धीमे हम लोग आगे चलेंगे और एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सारी चीजों का जवाब दूंगा मैं, प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारी चीजों का। ठीक है, चलो अब इसमें ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल मतलब समझ में आ गया, ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा सुन के। कहने का मतलब क्या होता है कि इतनी सारी जगहों पे मैंने देखा है, चाहे किताबें देख ली, चाहे मैंने कुछ भी, मैंने कहीं नोट्स देख लिया, कुछ भी देख लिया, कभी भी परसेंटेज में 2 शब्दों का कभी इस्तेमाल टीचर नहीं करता है ज्यादातर, है ना। या एक बार बस समझा दिया तो समझा दिया, उसके बाद आगे उसका फॉलोअप कभी नहीं लेता है कि भैया उसका एप्लीकेशन है क्या। मैं वापस से जो बात बता रहा हूं सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा कि 2 शब्दों का इस्तेमाल कभी टीचर नहीं करता है, एक बार बस पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया। और पूरी अर्थमेटिक 2 कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। पूरी अर्थमेटिक मतलब उसका 70-80% अगर भाग, अगर आप देखेंगे कि अगर ये 2 वर्ड्स पे टिका हुआ है, तो इसका मतलब एक मेजर भाग इन 2 शब्दों पे टिका हुआ है। मेजरली हम लोग बोल सकते हैं वो होता है एक सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, जिसको कई बार हिंदी में क्रमागत वृद्धि और कमी भी बोलते हैं। जैसे मैंने उसका उदाहरण दिया था
ठीक है, और डिटेलिंग में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। लेकिन पॉइंट क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ लेता है, उसको 4 तरीके के सवाल समझ में आ गए, उसके बाद उसको कभी दिक्कत हुई, मतलब उसके बाद वो वर्ड का इस्तेमाल करता ही नहीं है, जो कि बार बार उसे यही चीज परेशान करेगी। तो जितना थ्योरी अभी स्ट्रांग कर लेंगे उतना ही मजा आएगा। अब हम लोग चलते हैं जरा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पे, बाकी चीजें थोड़ी समय पे आते समझ में आएगी। यार ये साइन मैंने क्या बना रखा है मल्टीप्लिकेशन का, क्या है ये मल्टीप्लिकेशन? तो एक चीज याद रखिएगा, ये कुछ 3 पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा कि दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाएगा, ठीक है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पर मल्टीप्लिकेशन दिखेगा वहां पर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, यानी क्रमागत वृद्धि और कमी इस्तेमाल होती है। तो क्या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देख के सवाल देख लेंगे? नहीं, अभी कहानी बची हुई है ना। तो मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, जैसे एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे देना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है जी, लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्लियर है बात? समझ में आई बात? तो यहां पे क्या आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है बेटा? क्या ये मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है? मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास सक्सेसिव इस्तेमाल होगा। वो सवाल क्या रहेगा बताएंगे। ठीक है, जैसे और बात करें, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? सेकंड पार्ट है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। थोड़ा ध्यान दीजिए और बात को समझिए पहले, है ना। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया पहला वाला। एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है भाई? खर्च, है ना। प्राइस मतलब क्या होता है भाई? दाम या मूल्य। और कंजम्पशन मतलब क्या होता है? क्वांटिटी या खपत। समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल, मान लो चीनी 10 रुपए किलो है, नहीं मान लीजिए 5 किलो अगर चीनी खरीदने जाओगे तो सबको पता है भाई 10 गुणे 5 50 रुपए आप लेके जाओगे घर से, तो खर्च हो गया 50 रुपया, दाम था 10 रुपया, और कितनी खपत हुई आपकी? 5 किलो की। तो 5 किलो आप चीनी खरीद पाए, यानी प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या निकलता है? एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बार बार रिपीटेड सवाल इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पे आते हैं। मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या होता है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां पे हाफ तो रहेगा ही, बेस का मतलब आधार, और ये तुम्हारे पास क्या रहेगी? ऊंचाई। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने बचपन से इस्तेमाल किया है? तो दुनिया का कोई भी फॉर्मूला अगर जहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया, ठीक है, और भी एग्जांपल्स रहेंगे उसको हम लोग सवालों में देखेंगे, वहां पर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? ऐसा कोई भी क्वेश्चन? ठीक है, सुमित परसेंटेज की बेटा क्लास होगी, कम से कम 5 से 6 क्लास लेनी पड़ेगी। इसके बाद इन 5 से 6 क्लास की हमारे पास कम से कम प्रैक्टिस सेट अलग प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बेटा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, हाँ,
ये सिर्फ 3 फॉर्मूले नहीं होते हैं, और भी फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने बस उदाहरण के तौर पे दिए कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा सक्सेसिव। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब जरा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। पहला पॉइंट समझ में आ गया, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी परसेंटेज चेंज द बेस वैल्यू चेंजेस, फॉर एवरी परसेंटेज चेंज द बेस वैल्यू चेंजेस। अच्छा, प्रत्येक प्रतिशत परिवर्तन के लिए आधार मूल्य में परिवर्तन होता है। अगर मैं इसी का एग्जांपल दे दूं, ये वाला 33 सही 1/3% के लिए आधार वैल्यू थी x और 12.5% के लिए बेस वैल्यू कितनी थी y। इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं जरा। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, आपकी सरकारी नौकरी लगती है, मान लीजिए वेतन 50,000 रुपए का, जॉब लग जाती है 2024 में। ठीक है, 2024 में आपकी सैलरी 50,000। अब मैंने कहा कि अगर आपकी सैलरी में 20% का हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाता है तो 2025 में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी भाई? तो जरा क्विकली सॉल्व करूंगा मैं। तो 20% का आधार वैल्यू यानी बेस वैल्यू रहेगा 50,000, तो इसका 10% 5,000 रुपए निकलेगा और 20% 10,000 रुपए। तो 20% अगर 50,000 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? यहां पे ये बनेगा 10,000 रुपए का, 10,000 का। क्लियर है बात? 10,000 का। तो 50,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? 60,000। यस और नो? यस और नो? ठीक है, फिर अगर मैं बात करूंगा, कि अगर 60,000 की बात कर रहे हैं यहां पे, अब मैं अगला फिर से सैलरी की इंक्रीमेंट की बात करता हूं। अब 2026 में आ गए आप, अब आपकी सैलरी जो है 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है। तो अब 10% का बेस वैल्यू क्या रहेगा बेटा? 60,000। तो 60,000 का 10% जो निकलेगा वो निकलेगा 6,000 रुपए, यानी 6,000 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे, 6,000 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो गया? 66,000। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज का? सक्सेसिव का, क्रमागत वृद्धि या कमी का, क्रमागत वृद्धि या कमी का। क्लियर है बात? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जितनी कहानियां, जितनी थियोरीज बताई जा रही हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें आप लोग। ठीक है, यानी जैसे मुझे किसी ने बताया था कि जब तुम्हारा हाथ कुछ यूं चलने लगे मतलब सक्सेसिव लग रहा है। हम लोग ये क्या होता है, ये क्या होता है? बहुत बाद में समझ में आया कि कितनी गहरी बात बोली थी उन्होंने। ये कहने का मतलब होता है कि भाई 20% के लिए 50,000 बेस वैल्यू था, 10% के लिए 60,000 बेस वैल्यू था। इसीलिए हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या कहलाता है? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट कहलाता है। बात समझ में आ गया बेटा? सभी लोगों को याद रहेगी पॉइंट? ठीक है, ज्योति बेटा 60,000 कैसे? मेरे बेटा 20% आप निकालो जरा, कितने का? 50,000 का। बेटा इतना कैलकुलेशन करो अभी, ठीक है ना? थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा मैं परसेंटेज निकालने का, लेकिन हर चीज एक साथ नहीं चलेगी। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? भिन्न कितना होता है? 1/5। 1/5 अगर 50,000 का निकालोगे तो कितना बनेगा? 5 से भाग देंगे बेटा, कितना बनेगा? 10,000। समझ में आ गई बात? तो 10,000 रुपए का देखो इंक्रीमेंट किया हुआ है। 20% कितने का? 50,000 का मैंने निकाला हुआ है। सिमिलरली सेम तरीके से 10% कितने का निकाला हुआ है? 60,000 का निकाला हुआ है। समझे बात को? ठीक है जी, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा टाइम। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आ गया पॉइंट। अब चलते हैं जरा हमारे पास जो दिया हुआ है ना। पहला पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि जब हमारे पास दुनिया का कोई भी फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन साइन इस्तेमाल होगा तब बेस वैल्यू बार बार चेंज हो, है ना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक मिक्सचर एलिगेशन में आप पढ़ेंगे मिक्सचर वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं लिक्विड का। ये बेस्ट एग्जांपल होता है जो चैप्टर वाइज ही आप पढ़ेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, विच इज कॉल्ड एज सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब
सवाल पे चलेंगे उससे पहले हाँ एक और चीज मुझे बतानी है भाई, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि मान लो मैंने कोई एक बेसिक फॉर्मूला लिया, C बराबर A इंटू बी। सी बराबर कितना है, मान लो A इंटू बी है, कोई भी बेसिक फॉर्मूला है जिसमें A और B का प्रोडक्ट हमारे पास C के बराबर होता है ना। अब मैंने कहा कि मान लो कि A को मैंने कुछ चेंज किया X% से और B को मैंने चेंज किया किससे, Y% से, ठीक है। A को चेंज किया X% से, B को चेंज किया Y% से, मान लो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, तो क्या C में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। कितने प्रतिशत का आएगा, इसका फॉर्मूला होता है जिसको मुझे प्रूव नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत फालतू में टाइम वेस्ट होगा, बट याद रख लो कि अगर A में X% का चेंज आ रहा है और B में हमारे पास Y% का चेंज आ रहा है, तो C में कितने का चेंज आएगा, ये आएगा X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100% का चेंज, ठीक है। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि ये होता है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लस साइन होता है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज क्या करती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, यानी वृद्धि होती है उसमें, इंक्रीज या फिर वृद्धि होती है, समझे बात को। हमारे पास नेगेटिव साइन उस परसेंटेज के लिए इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी या फिर उसकी कमी होगी, समझे बात को, समझे बात को। यस यस यस, ये जो है ना इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए काम आएगा, है ना। तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कुछ अब चीजों को लिंकअप करके हम लोग चलेंगे बेटा सवाल पे, है ना। अब चलेंगे हम लोग सवालों पे। अब लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा, लेकिन सारी चीजें पहले से डिपेंडेंट है, पहले पे डिपेंडेंट है। ये जितने कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, जितने सवाल कराए जा रहे हैं, शायद डेटा अलग होगा, 20 की जगह 25 हो जाएगा, 30 की जगह 35 होगा, 40 होगा, लेकिन बाकी सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि आपके पास एक क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और उसके आयत की बात कर रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो हमारे पास 20% और 30% का क्या हो जा रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो जा रहा है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए क्या बताना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, ठीक है। हिंदी में सवाल को पढ़ सकते हैं, तो मैं जरा एक बार शॉर्ट में लिखता हूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा वो कितने के बराबर होता है, क्या ये लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है, L इंटू बी के बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 20% का इंक्रीमेंट आ रहा है। ब्रेथ में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 30% का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो एकदम फटाफट आंसर बताया जा सकता है कि एरिया में चेंज तुम्हारे पास कितने का आएगा, एरिया में चेंज कितने का आएगा। तो जो फॉर्मूला होता है कि यहां पे मान लो x% है, यहां पे y% है, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यानी कितना बन जाएगा, बनाएंगे यहां पे तो 20 हमारे पास पॉजिटिव में होगा, 30 भी पॉजिटिव में होगा, और प्लस में बनेगा 20 गुणे 30 बटे में कितना 100, यही बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 50 और ये 6, कितना बन जाएगा 56%। अगर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो जाहिर सी बात है 56% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात एवरीवन, 56% का इंक्रीज हो गया, वेरी गुड। कोमल बेटा मैंने साउंड प्रॉब्लम जितने लोग बता रहे हैं ना, मैंने पूरा चीज़ चेक किया हुआ बेटा, क्लास से पहले चेक किया हुआ है, इनफैक्ट अभी भी सब कुछ देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक बार पूरी टीम को ना क्लास के बाद दिखाता हूँ। हालांकि देखो मैं तुम्हारे सामने स्टूडेंट पोर्टल से ही मैं आप लोगों के चैट्स को पढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, कि अगर 1% का इंक्रीज हो गया, वेरी गुड। शायद आप लोगों को माइक में पूरी आवाज नहीं आ रही होगी। 2024 में आपकी सैलरी, देखो मैं पूरा पीछे करके भी दिखा रहा हूं, मतलब मैंने कहा कि अगर आपकी सैलरी सेम क्लास है बेटा 20% का हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाता है तो 2000। कोमल बेटा मैंने साउंड प्रॉब्लम जितने लोग बता रहे हैं, ठीक है बेटा, देखो एकदम सामने देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के एंड से कुछ दिक्कत आ रही हो, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैं आप लोगों की बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर बात करूंगा बेटा मैं, ठीक है जी। पवन, कोई भी अलग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है,
कोई भी अलग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो इंक्रीज होगा चाहे वो डिक्रीज होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, जब जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना उसी फॉर्मूले में, जब जो चीज डिक्रीज हो रही है उसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इसमें मुझे एक और तरीका सिखाना है, लेकिन पॉइंट क्या है कि सबसे पहली चीज कि जब भी परसेंटेज वैल्यू आसान होती है, 20 30 10 20, फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, कई बार देखा है मैंने कि टीचर क्या करते हैं कि हर चीज के लिए रेशो मेथड ही बता रहे हैं, नहीं करना है। आपको हर वो चीज पता होनी चाहिए जो आपके इस्तेमाल करने से, जिससे इस्तेमाल करने से चीजें आसान होंगी। अगर परसेंटेज इस्तेमाल है तो मैं तो भाई फॉर्मूले से बनाता हूं, अगर परसेंटेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या 2 की जगह 3 सक्सेसिव आ जाता है, तब मैं जाकर रेशो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल करता हूं, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा जरा इस सवाल को देखो, क्या आप लोग बोल सकते हैं कि जो क्लास में मैंने पूरी चीजें बताई हुई हैं, पूरी कॉन्सेप्ट पूरा बताया हुआ है, सारा चीज है, आप जाते हो चीनी खरीदने के लिए, कभी ऐसा हुआ है कि चीनी का दाम बढ़ गया है लेकिन आपका जो खपत है उसमें कुछ चेंज आया, कम करना पड़ गया या खपत को भी बढ़ाना पड़ गया, ज्यादा लोग रहने लगे घर में, होता है कि नहीं होता है भाई? चीनी का दाम बढ़ना घटना नॉर्मल सुना है सबने, खपत, मेहमान आगे ज्यादा, खपत बढ़ गया, ये भी सब चीजें सबने सुनी हुई है। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि किसी भी कॉमोडिटी के ऊपर जो उसका दाम होता है या खर्च होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, उस पर खर्च जो होता है वो उसके दाम पर और उसकी खपत पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे इसी चीज को एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये तुम्हारे पास बनेगा बेटा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन, या इसी को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल होता है, दुनिया का कहीं पे भी फॉर्मूला जहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल होता है, तो यहां पे क्या बनेगा कि अगर 40% का इंक्रीज हो रहा है प्राइस में क्या हो रहा है, 40% का इंक्रीज, ठीक है, और कंजम्पशन में क्या हो रहा है हमारे पास, 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज, प्राइस में 40% का इंक्रीज, कंजम्पशन में 20% का डिक्रीज, तो जो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, विच इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब मैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखता हूं भाई, अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो, ठीक है, मैं 32 तो फॉर्मूला नहीं लगता हूं कि प्लस माइनस हो गया तो क्या होगा, माइनस माइनस, कुछ नहीं, अगर पॉजिटिव है कोई वैल्यू तो, अरे सॉरी, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, सिंपल सी बात। ये तुम्हारे पास क्या हो रही है भाई, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा हमारे पास, प्लस, तो प्लस में 40, अगर डिक्रीज कर रही है 20% तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस में 20, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस 40 इंटू 20 अपॉन में कितना बनेगा, 100। क्या बात क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, 40 में से 20 माइनस करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, 20 बनेगा, माइनस में 40 में से 20 हटा देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 20, माइनस 2 जीरो यहां पे उड़ा दो, तो 20 में से हमारे पास 4 गुड़े 2 कितना बनेगा बेटा, 8, 8 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 12%। 12% का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीमेंट, सिंपल सी बात, 12%, 12%। ठीक है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे सवालों में एक चीज याद रखिएगा कि 12% हमारे पास दो ऑप्शन में भी दे सकता है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, अगर लास्ट में हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब इंक्रीज है। ठीक है बेटा, आया मजा, समझ में आ गया? फोड़ना है बेटा एग्जाम में, ठीक है, रेशो मेथड से
आशीष बोल रहे हैं बताने को, रेशियो मेथड से बता रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा। हाँ, ये -40 इंटू 20 कैसे हुआ बेटा, एक चीज बताओ, x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर माइनस बनता है कि नहीं बनता है। प्लस में 40 हुआ, माइनस में 20 हुआ ना, प्लस में 40 माइनस में 20, अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होके यहां पे क्या आएगा, माइनस। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 40 नेगेटिव में है कि 20 नेगेटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट कितना बनेगा, माइनस में। ठीक है। हाँ, एक जन कोई बोल रहे हैं कि कुछ किताब से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, अभी थोड़ा सा बेटा सब्र रखोगे, है ना, क्योंकि किताब में किस ऑर्डर में सवाल दिए हुए हैं वो आप शायद, मुझे भी पता नहीं कौन सी किताब फॉलो कर रहे हो, लेकिन अभी बेटा एक क्लास के बाद आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। हाँ, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर सारे सवाल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी सक्सेसिव में अगर आपके पास x% का इंक्रीमेंट हो रहा है और जो y% है उसकी जगह पे x% का डिक्रीमेंट होगा, ये दोनों परसेंटेज किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास, सक्सेसिव में। इस रिजल्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे और यही रिजल्ट मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक बार याद करवाऊंगा। अगर आपके पास किसी भी दो परसेंटेज वैल्यूज हैं, सक्सेसिव में इस्तेमाल हो रहा है किसी भी प्रकार से, एक है x% का इंक्रीमेंट, एक है x% का डिक्रीमेंट, कहने का मतलब एक है 10% का इंक्रीमेंट, एक है 10% का डिक्रीमेंट, एक है 20% का इंक्रीमेंट, ये है 20% का डिक्रीमेंट, दोनों परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस एक इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है। तो आप जरा देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास ये पहला वाला फॉर्मूला है, पहला वाला वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव में रहेगा प्लस एक्स, लेकिन ये वाला किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और एक सिंपल सी बात बताइए अगेन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, माइनस, एक्स और एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 100 और इतना ही परसेंट आएगा। क्लियर है बात। तो x से x चला गया, हमारे पास क्या बन रहा है, इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%, या फिर इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीमेंट। समझ में आई बात, एक्स स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीमेंट, मतलब जो भी परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये नोट डाउन किया भाई सभी ने, क्या ये नोट डाउन किया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10% का इंक्रीज हो रहा है और 10% का डिक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है और 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो नेट चेंज होगा वो कितना बनेगा अगर ये दोनों सक्सेसिव में इस्तेमाल होगा तो सिंपल सी बात है, इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीज होगा और इस सवाल में हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है। समझ में आ रही कि नहीं, x की वैल्यू कितनी है, 10। तो भाई साहब 10 का स्क्वायर करो कितना बनेगा, 100 अपॉन में 100 तो आना ही आना है, इतने परसेंट का डिक्रीज आएगा, तो 100 से 100 उड़ा दिया गया, 100 से 100 उड़ा दिया गया, हमारे पास कितना बन गया 1, तो इसको लिखेंगे 1% का डिक्रीज, 1% का डिक्रीज। समझ में आ गई बात। अगर मैं इसी में सेकेंड पॉइंट की बात करूंगा, तो मैंने बोला कि मान लो 30% का इंक्रीज और 30% का डिक्रीज है, 30% का इंक्रीज 30% का डिक्रीज है, क्लियर। क्या बनेगा यहां पे, 30% का इंक्रीज 30% का डिक्रीज है, तो क्या बनेगा यहां पे भाई, x की वैल्यू 30 है यहां पे, तो 30 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 900 बनेगा, बटे में कितना 100%, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि ये इंक्रीज हो ना,
हमेशा डिक्रीज होगा। कितना आ गया? 9% का डिक्रीज। 6% नहीं आएगा, 9% आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एकदम डायरेक्टली बता सकते हैं इसको। वेरी गुड। तो पहले वाले में हमारे पास 1% का डिक्रीज, सेकेंड वाले में 9% का डिक्रीज, लेकिन ये दोनों परसेंटेज सेम होने चाहिए, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, और सक्सेसिव में यूज होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी बढ़ा दो, है ना। चलो अब ये बताओ इस सवाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और एकदम ओरल बना सकते हो आप लोग, सवाल आएगा ओरल बताएंगे। अब देखिए, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सिंपल सी बात बताओ, जो तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इतना शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको मेंसुरेशन क्षेत्र में थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी वेरिएबल्स बन रहे हैं उनके बीच में साइन क्या है। तो आप जरा ये बताइए कि यहां पर जो साइन बनेगा हमारे पास क्या दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। एक और चीज, यहां पे 1/2 रहे 4/3 रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, जब परसेंटेज चेंज निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये तुम्हारे पास 20% का क्या हो रहा है, बेस में इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो जो यहां पे चेंज आएगा वो क्या आएगा? 20 का स्क्वायर x का स्क्वायर बटे में 100%। ठीक है, अच्छा तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 बटे में 100 कितना बनेगा? 4%। 4%। और सर आपने बताया था कि 4% का इंक्रीज हमेशा होगा, ऐसा ही बताया था? बोलो भाई, सर आपने बताया था कि 4% का इंक्रीज होगा हमेशा। बोलो बोलो जल्दी से। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो, अभी मैंने इसके पहले बताया हुआ है, और कितने लोग जो है मुंह पर ही झूठ बोलते हो। मैंने जब बताया हुआ है तुम लोग की 4% का इंक्रीज होगा, तो तुम लोग डिक्रीज क्यों बोल रहे हो यार? अभी बताया मैंने 4% का इंक्रीज होगा, अब तुम लोग बात काटना इस्तेमाल कर दोगे, मतलब बात काटोगे अब से? मैंने इंक्रीज बताया है भाई, कैसे आदमी हो यार तुम लोग, है ना। क्या बताया था? ये क्या बताया हुआ है देखो। अच्छा डिक्रीज बताया था क्या मैंने? हाँ, तो ये गलतियां आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा 4% का दो ऑप्शन रहेगा, वहां पर जाके पता लगे कंफ्यूज हो गए कि x% का इंक्रीमेंट x% का डिक्रीमेंट। हमारे पास क्या होता है? x²/100% का ऑलवेज डिक्रीमेंट होता है। तो 4% इंक्रीमेंट मार्क करके मत आ जाइएगा अगर सेम परसेंटेज रहा तो। ठीक है, क्लियर बेटा? याद रहेगा आज के बाद से, कभी परेशानी नहीं होगी। इतना मजा आता है ना दूसरे को ही झुठला के, अरे गलत बोल रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इतने अच्छे बच्चे हैं। चलिए, सवाल मैं पढ़ूंगा नहीं। जरा बताइए, बेटा इंक्रीज डिक्रीज तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, वो तुम्हें क्यों गेस थोड़ी ना करना है। ऐसा लड़कियों जैसा क्वेश्चन पूछ रही हो बेटा? इंक्रीज डिक्रीज दिया रहेगा, आपको गैस नहीं करना है ना। अगर मान लो किसी का फोन बिजी जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो कहीं और बात ही कर रहा होगा, अरे किसी दोस्त से भी तो हालचाल ले सकता होगा, है ना। गैस नहीं करना है, वो पता रहेगा आपको। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को देखें यहां पे, है ना। कितने लोगों का आंसर आया भाई? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सवाल मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग बनाएंगे अभी, और अभी थोड़ी देर क्लास चलेगी भाई, तैयार रहिए आप लोग, है ना। चलिए 1 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, सभी लोग जरा सवाल बनाओ पहले।
बन गया, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं एक बार जरा सबका आंसर देख लेता हूं। 55, 56, 56, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ सभी लोग कि जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है हमारे पास? जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये लिखेंगे 2l प्लस बी। क्या होता है बेटा? 2l प्लस बी, है ना? यही होता है बेटा कि जो थियोरीज जब बताई जा रही थी तो कुछ चीजें, मतलब मैं चाहूं तो 10 मिनट तक बोल सकता हूं कि मैं जो बता रहा हूं सुन लो उसको, है ना? यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चीजों को लिंकअप कैसे करना होता है। शायद आप एक छोटा सा पॉइंट भूल गए कि मेरे पास 2 तो कोई मतलब ही नहीं होता है कांस्टेंट वैल्यू का, और जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है इनके बीच में साइन क्या है? प्लस साइन है, ठीक है? और आपने क्या किया? 20% का यहां पे इंक्रीमेंट और 30% का इंक्रीमेंट। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बिल्कुल ध्यान समझना, आप लोगों ने क्या किया? x प्लस वाई 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे में 100%, आप लोगों ने ये लगाया और इस सबका आंसर आया कितना? 56% का इंक्रीमेंट। बट कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहली चीज आप लोगों को जो सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बताया गया था, या ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये बताया गया था कि जब मल्टीप्लीकेशन साइन होगा तभी इस सवाल का उत्तर आप इस तरीके, मतलब तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। 56% जितने लोगों का आंसर आया हुआ है सभी लोगों का आंसर गलत है। अब ये एक नई चीज सीख लो और देखो थियोरीज जब भी कोई टीचर बताएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास जहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन होगा वहीं पर ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, वहीं पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहां से सीखना क्या है? एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो आगे चल के आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है? हमेशा याद रखना है, और यह चीज जान जाइए कि आप लोगों की लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप चीजों को डाउट ना करके चीजों को सुनना स्टार्ट कर दें, ठीक है? चलिए, याद रखना कि दुनिया का 2 फॉर्मूला, जिसको कहते हैं एक फॉर्मूला, एक साइन होता है, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक साइन कहते हैं मल्टीप्लीकेशन और एक साइन कहते हैं प्लस साइन, ठीक है? अब सवाल आपके पास आता है, आपको तो लगता है अरे यार मल्टीप्लीकेशन ही तो है, प्लस तो है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। जिस भी सवाल में मल्टीप्लीकेशन आएगा और जिस भी सवाल में प्लस साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन वाले में क्या लगता है? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग बोलेंगे क्रमागत वृद्धि या कमी, ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। और जहां पर प्लस साइन आता है उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेटेड एवरेज। एवरेज औसत तो पढ़ा होगा ना, समझा होगा कभी आपने, कभी स्कूल में सुना होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है दे कवर 60-70 कम से कम परसेंटेज ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। 2 कॉन्सेप्ट 2 ऑपरेशंस पे पूरी डिपेंडेंट है। लेकिन अभी क्या मैंने वेटेड एवरेज पढ़ा दिया? नहीं। क्या मैंने सक्सेसिव पूरा खत्म कर दिया? नहीं। बहुत हद तक चीजें बता दी हैं, लेकिन वेटेड एवरेज आप लोगों को नहीं बताया हुआ है। तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन और प्लस साइन को कभी मिक्सअप मत करना, एक लर्निंग जान जाओ आज की बात से, ठीक है? ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा इन 2 साइन पर डिपेंड करेगा कि क्या मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है कि क्या प्लस साइन यूज हो रहा है। एक टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा एलिगेशन के बारे में, एक टेक्निक होती है एलिगेशन के बाद। एलिगेशन क्या होता है? जैसे एग्जांपल कि दूध और पानी को मैं मिक्स करता हूं, मान लो 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी को मैं मिक्स कर दूं, तो यानी कितना कंटेनर में हमारे पास मिक्सचर हो जाएगा? 15 लीटर। वहां पे ऐड हो रहा है। जहां पर भी मिक्सिंग होगी वहां पर कॉन्सेप्ट लगता है वेटेड एवरेज, वहां पे टेक्निक लगती है एलिगेशन, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। अब इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? इस सवाल का उत्तर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इस सवाल के उत्तर के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू चाहिए। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नहीं रहेगी, या कोई भी 2 चीजों का आपको वैल्यू चाहिए, चाहे लेंथ ब्रेथ हो, चाहे लेंथ और पेरीमीटर दे दे, चाहे ब्रेथ और कोई भी इन 3 चीजों में से 2 की वैल्यू दे दी जाए और प्रतिशत चेंज दिया जाए,
तभी जाके सवाल बनाया जा सकता है, अन्यथा सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोलो भाई। बोलो जी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर हुआ, बताओ, क्लियर हुआ, समझ में आया, घुमाया कि नहीं घुमाया? ठीक है, ब्लैक शिप था क्वेश्चन। क्लास तो 11 बजे स्टार्ट हुई थी ना, अभी तो बहुत बचा है टाइम। हाँ जी, तो नई लर्निंग मिली। और याद रखना, देखो एक होता है ना कि बॉम्बास्टिक स्टाइल, है ना, इसी को क्लिप कटवा के खुद ही मैं वायरल करवा रहा हूं, ये कितने लोग इस तरीके से नहीं बताते हैं बेटा, इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और हर कोई होगा, अगर आपको नहीं बताया जाए तो आप आखिरी दम तक आगे भी चल के आप यही आंसर बता रहे होगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आप लोगों ने एक डिमांड किया था कि सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से आप सारे कॉन्सेप्ट को बताइए। ठीक है, तो हर चीजों का पूरा सहूलियत है, हर चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अगेन एक सवाल आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, मैं जरा शॉर्ट में फटाफट लिखता हूं, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। होता है कि नहीं होता है? क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा, पॉइंट क्या है कि जो आपके पास प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14.28% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 14.28% को अक्सर 14 सही 2/7% भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास जो कंजम्पशन है यानी खपत है, उसमें 12.5% का डिक्रीमेंट लिखा जा रहा है, हो रहा है 12.5% का। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझो बात को। अच्छा, अब मैंने कहा क्या आप लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे? लगाते ही रह जाओगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, गोल हो जाएगा सारी चीजें, नहीं करना है। अब फॉर्मूला नहीं लगाना है, परसेंटेज इतना आसान नहीं है। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल। सुनना जरा, 14.28% कितना होता है बेटा? 14.28% होता है 1/7 के बराबर। अगर कभी भी 1/7 का इंक्रीमेंट होगा तो मैं आपसे पूछूं कि जरा प्राइस के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओगे, क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे कि 7 तो नीचे आ जाएगा और 7 में 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 8। 7 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 8। कंजम्पशन की बात करेंगे, 12.5% कितना बनेगा? 1/8 का डिक्रीमेंट आएगा, यानी कितना बनेगा? 8 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 8 में 1 माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 7 बनेगा। अरे बताओ यार, बोलो भाई, समझ में आया पॉइंट? समझ में आया पॉइंट? एक और चीज याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है बेटा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ठीक है, इसको भी जहां पर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लोगों ने लिखा होगा, इसको लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो रिलेशन देता है वो न्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू का आता है। क्या होता है? न्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू का, या फिर इसको लिख सकते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल, नया अपॉन पुराना, नया अपॉन पुराना। ठीक है, क्या ये छोटा सा पॉइंट याद रहेगा? वो चीज याद है कि नहीं कि जो भी तुम्हारे पास ओल्ड और न्यू का रेशियो आ रहा था, उसी को पलट कर तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा था। मतलब न्यू वाला ऊपर पहुंच गया और ओल्ड वाला नीचे। ये सिंघम की तरह से ऐसे याद रखना, न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही रहता है। तो एनीवेज ये बताओ कि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पे लिख लिया। ठीक है, 8/7 और 7/8, किसी का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप देखो यहां पे 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, ये बन रहा है हमारे पास 1/1। और देखना, ये तुम्हारे पास न्यू वैल्यू और ये तुम्हारे पास ओल्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास खर्च है वो पहले भी 1 रुपया था, अभी भी 1 रुपया है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी सवाल का उत्तर 0%, नो चेंज, 0%, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं।
समझ में आई बात? ये रहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप सभी लोगों के लिए। 1% आंसर नहीं बनेगा बेटा, 0% इसका आंसर आएगा। 14.28% कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा 1/7 के बराबर होता है। 1/7 का इंक्रीमेंट होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए 7 एज इट इज आ गया, और इंक्रीज हो रहा है तो 7 में 1 जोड़ दो 8। यहां पे 12.5% है, 8 नीचे एज इट इज आ जाएगा, 8 में 1 माइनस कर दो, कितना बनेगा 7, 7 से 7, 8 से 8, 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू और ओल्ड। 1 रुपए से 1 रुपया खर्च, 1 रुपए से 1 रुपए खर्च, यानी कितना परसेंट बनेगा, 0% बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है बेटा? है ना? अच्छा, अब जरा देखो, ये तो तुम्हारे पास आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, ये तो अलग केस था, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये वाला सवाल आप फॉर्मूले रिजल्ट से बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सवाल कोई ले लेता हूं, जैसे ये वाला, ठीक है? अगर मुझे इसी सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, जरा देख लीजिए, ठीक है? लेंथ में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। तो लेंथ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 5 एज इट इज आ जाएगा यहां पे 5। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो 5 में 1 जोड़ दो, मतलब 5 इसकी पुरानी संख्या तो 6 इसकी नई संख्या, नए बटा पुराना, नया बटा पुराना, मल्टीप्लाइड बाई 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहते हो तो 30/100 कर सकते हैं। कितना बनेगा, 3/10। कितना बनेगा बेटा, 3/10 बनेगा। क्लियर है बात? 10 एज इट इज नीचे आ गया, और 10 में 3 जोड़ दो, सॉरी क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10 में 3 जोड़ दो, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 13 बनेगा। क्लियर हो गई बात? सुनिएगा जरा ध्यान से, हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसके बहुत सारी प्रैक्टिस की है हमने, डायरेक्टली मैं इसको इस्तेमाल अगली बार से कर दूंगा। 6/5 13/10, 6/5 कुछ और नहीं 120% मैंने लिखा हुआ है, 13/10 मैंने कुछ और नहीं 130% लिखा हुआ है। तो 6 और 13 मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा, ये बनेगा 78, और 5 और 10 मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा, 50। ठीक है? अब थोड़ा मैं आंसर देने में जल्दीबाजी नहीं करूंगा, सुनिएगा। अगर मैं एरिया के लिए लिखूं तो वैल्यू आप लोगों के लिए कितनी बन रही है, 78। वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास, 78, 78 अपॉन में कितना, 50। यही वैल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी अगर एरिया के लिए ध्यान देंगे आप लोग तो 78 इसका न्यू एरिया है और 50 इसका ओल्ड एरिया था। 50 पुराना, 78 नया। हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए बेस वैल्यू ओल्ड वैल्यू होती है। ये तुम्हारे पास ओल्ड है और ये तुम्हारे पास न्यू है। क्लियर है बात? तो जो परसेंटेज हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसके लिए हमेशा बेस वैल्यू क्या होता है बेटा, ओल्ड वैल्यू होता है। और ऐसा मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, कभी भी आसानी से अगर ओल्ड वैल्यू को 100 बनाया जा सकता है तो बना लीजिए। जैसे कि मैंने कहा इसमें मैं 2 गुणा कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, तो 2 गुणा सिर्फ नीचे नहीं कर सकते हैं, आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यानी ये कितना बन जाएगा, 156 बटे में कितना, 100। अगर 100 से वैल्यू 156 हो रही है तो आप बोलेंगे 56% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूं, ये तो एक ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। अगर ऐसा रहे कि सिर्फ 78/50 से अगर मुझे सवाल सॉल्व करना हो तो पहले एरिया 50 था अभी 78 है, देखो आंसर सेम आएगा, ठीक है। पहले एरिया 50 था अभी 78 है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 28 का। ओल्ड वैल्यू कितना, पुराना वैल्यू कितना, 50। हमेशा पुराना वैल्यू नीचे आएगा, गुणे में कितना, 100%। तो 50 से भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 28 गुणे 2 कितना बनेगा, 56%। 56% यही सवाल का उत्तर आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, थोड़ा ओरल हो सकता है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड बता दिया। हाँ बेटा देखो, एक फ्लो बने रहना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। मैंने तो बोला भी था ना तुम लोग को कराऊंगा मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, टेंशन मत लो। लेकिन अगर परसेंटेज आसान है ऐसा, क्या करोगे, फॉर्मूला लगा लोगे। फॉर्मूला लगाने का मतलब ऐसी 2 संख्या जिनको जोड़ना आसान है, जिनको मल्टीप्लाई करना आसान है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दो।
नहीं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यही रहेगा। ठीक है, बी को बेटा एक चीज बताइए, ठीक है, हिंदी में ही पूरा बोल रहा हूं, बस कई बार ना आप लोग थोड़ा सा एकदम वो मत बनो कि पुरानी संख्या, नई संख्या, छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोल रहा हूं, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, तो इसमें मैंने कोई अंग्रेजी थोड़ी ना बोल दिया यार। तुमको क्या लगता है मुझे अंग्रेजी आती है बहुत ज्यादा? हाँ, तो परेशान नहीं हो यार, मैं भी तो आप ही लोगों के बीच का हूं यार, हैं? दोस्तों के बीच में मैं कुछ अंग्रेजी बोल दूं, है ना, तो दोस्त खिखियाएंगे पहले। तो ऐसी जगह से हम भी हैं भैया, हैं? क्या लग रहा है हम क्या लंदन से पढ़ के आए हैं? शर्माइए नहीं, परेशान मत होइए, लेकिन छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखिए। अभी कहानी खत्म तो हुई नहीं है। ऐसा मैंने कई बार सवालों में देखा हुआ है, कई बार सवालों में देखा हुआ है कि एक सर्टेन टेक्निक इस्तेमाल करा रहा है एसएससी, है ना, और मैं वो कहता हूं कि अगर वो चीज आपको याद रहेगी आप डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे। वो क्या टेक्निक है? जो भी परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है ना, ध्यान सुनिएगा, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है मुझे पेन नहीं चलाना है। मुझे ये जो 30 वैल्यू आपने बताया हुआ है जिसमें से 20 सिक्वेंशियल वैल्यूज हैं, है ना, वो मुझे याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं कि क्या ये दोनों परसेंटेज वैल्यूज पड़ोसी वैल्यू हैं? जो टेक्निक है, जो उसका कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों परसेंटेज वैल्यू पड़ोसी वैल्यूज हैं, जैसे 1/7 1/8, बिल्कुल सही है। जो इसमें से बड़ी वाली वैल्यू है, जैसे 14.28% जो हमारे पास है, इसी को बोलेंगे 14 होल 2/7%, इतने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और 12.5%, मतलब कंडीशन क्या है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए और छोटी वाली वैल्यू घटनी चाहिए। बड़ी वाली वैल्यू बढ़नी चाहिए, छोटी वाली वैल्यू घटनी चाहिए। इसका रेसिप्रोकल मत कर दीजिएगा। अगर इसका उल्टा हो गया कि 14.28 वाले को कम करके 12.5 वाले को बढ़ाएंगे, तब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं कि दोनों पड़ोसी वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है और छोटी वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दोनों का नेट इफेक्ट हमेशा 0% आएगा। कितने सवाल लेकर मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर ये रिजल्ट याद रहेगा बेटा, आप डायरेक्टली आंसर मार्क करोगे। बाकी लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ चुके होंगे। इसी को कहते हैं लीड लेना, यही होता है असली कॉम्पिटिशन। ठीक है, देखिए मैंने बोला, सुनेगा, मैंने एग्जांपल लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। कितने बार सवाल आता है कि इसको मैं 25% बढ़ा दे रहा हूं, इसको मैं 20% कम कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसको सॉल्व नहीं करेगा, सब सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग पेन चलाना स्टार्ट कर चुके होंगे। लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कि जो परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कुछ ही वैल्यूज लिखूंगा, जैसे 1/3 कितने के बराबर होता है? 33 सही 1/3% के बराबर होता है। मैंने कहा 1/4 कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। 1/5 कितने के बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। 1/6 कितने के बराबर होता है? 16 सही 2/3% के बराबर होता है। ठीक है, ये चलो 4-5 वैल्यूज मैंने लिख लिया। ओके, अब आप ये बताओ कि जो 25% है और जो 20% है, ये दोनों पड़ोसी वैल्यू है, जिसमें बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका रेसिप्रोकल ट्रू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 25 को डिक्रीज करके 20 बढ़ाएंगे तो सेम रिजल्ट फॉलो करेगा, नहीं, स्ट्रिक्टली नो। तो हमारे पास ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, नेट इफेक्ट सॉल्व करके देख लो बेटा, 0% आएगा। अब ये होता है एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टॉपर्स होते हैं, मतलब जो सिलेक्शन लेते हैं, उनका अप्रोच। सवाल देखा, अच्छा अब देखो, एक एग्जाम्पल दे दिया, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपके पास खर्च वाला सवाल करा रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर, तुम्हारे पास प्राइस होगा दाम गुणे में खपत या कंजम्पशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हमारे पास मतलब है मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये लो भाई, 20% का इंक्रीज हो रहा है, 16 सही 2/3% का डिक्रीज हो रहा है। अरे यार, फॉर्मूला बता दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दिया, सब बता दिया। अगर ये रिजल्ट याद रहा तो तुम सोचो कि तुमने कितना लीड ले लिया है, 0%। कैसे? दोनों पड़ोसी वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर गई, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर गई। नेट इफेक्ट हमेशा कितना बनेगा? 0% बनेगा। नेट इफेक्ट कितना बनेगा? 0% बनेगा, जिसको बोलेंगे नो चेंज।
आया मजा? ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं। ये सारा हो गया। हाँ, अब देखो, इजी परसेंटेज वैल्यू कोई रिजल्ट बेस में नहीं आ रहा है, आप फॉर्मूला लगाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू और आपके पास जिसको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जहां पर हमारे पास क्या इस्तेमाल करेगा, 3 परसेंटेज वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा जैसे देखिएगा, अगर मैं सवाल में लेता हूं और जो कुछ कुछ चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टॉपिक लेंदी है लेकिन सारे इसके एस्पेक्ट्स खत्म कर दूंगा। इसीलिए जो लोग बोल रहे थे बेटा कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं किताबों में, अभी नहीं बन रहे टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जो बेलन का आयतन होता है, शॉर्ट में लिखूंगा अभी मैं, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर को मैं लिखूंगा आर इंटू आर, आर इंटू आर इंटू एच। अब जरा देखिए, जो पाई वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 22/7, कई बार हम लोग 3.14 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही जानना है कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, त्रिज्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है भाई, 25% का आ रहा है ना, 25% का इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, 25% का इंक्रीज आ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये भी तो त्रिज्या है यार, ये भी तो 25% बढ़ेगी, 2 आ रहा है ना, उसको सिंगल थोड़ी ना कर देंगे, है ना। अच्छा, हाइट में क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 3% है ना, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर में फटाफट अटैक कर जाओ। जैसे अब ये चीजें बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को रट जानी चाहिए, 25% 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है ना। अच्छा, अब जरा देखिएगा, वॉल्यूम यानी आयतन बराबर हमारे पास पाई से कोई मतलब नहीं है, आर इंटू एच, यही बन रहा है, आर इंटू एच। ठीक है, देखिए अगर मैं आर की बात करूंगा रेडियस की, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आता है 4, 4 में एक जोड़ देंगे कितना बनेगा बेटा, 5। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या बनता है जरा बताना तो, ओल्ड अपॉन न्यू होता है कि न्यू अपॉन ओल्ड, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। न्यू अपॉन ओल्ड होता है कि ओल्ड अपॉन न्यू होता है, क्या बनता है, और हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यार ये भी तो सेम कंडीशन बनेगा, ये भी बनेगा 5/4। और हाइट के लिए बात करेंगे, देखिए नीचे वाला 5 तो एज इट इज आ गया, और ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो 5 में एक जोड़ देंगे कितना बनेगा, 6 बनेगा। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना बन रहा है, 5 चौक के 20, या कुछ कैंसल आउट हो जाएगा ये लो 5 से 5 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, और कुछ जाएगा, सही कर रहे हैं ना भाई, 4 से 5, 5/4, 5/4 और 6, ठीक है। 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ऊपर में आ रहा है 15 और नीचे में आ रहा है 8। ठीक है जी। हाँ, क्या आता है बेटा, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सर रट गया है, न्यू अपॉन ओल्ड। अब मत पूछना, अब हमें याद हो चुका है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे ही आप 15/8 लिखते हैं, तो कहने का मतलब होता है जिसमें 8 जो है वो पुराना वाला आयतन था और 15 जो है नया वाला आयतन है। मतलब मैंने कहा कि कितने का परिवर्तन आया, 7 का इंक्रीज आ रहा है, 8 से 15 हुआ, 7 का इंक्रीज। नीचे में कंपैरिजन किससे होता है, हमेशा ओल्ड वैल्यू से, और ओल्ड वैल्यू है 8, 7/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। सर इसको डिवाइड करेंगे क्या, मारेंगे, 7/8। जरा कॉपी में पलट के देखो कि सारी चीजें लिखवाई गई हैं 7/8, 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5। ठीक है 87.5। हम्म,
हाँ, और जितने लोगों को हिंदी हिंदी वाली दिक्कत हो रही है, तुम लोग को क्या लग रहा है मैं लंदन वंदन से आया हूँ क्या, अमेरिका से आया हूँ, है ना? कितने लोग यहाँ पे ईस्टर्न यूपी, ये तुम्हारा पूरा बिहार बॉर्डर, यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, है ना? तो तुमको लगता है कि मेरा एक्सेंट ऐसा है कोई, ठीक है, हाउ आर यू मैन, है ना, ये सब ऐसे बोलने वाला है क्या? है हमारे घर में कौन सा मतलब कि बड़ा अंग्रेजी में बात होती है भैया, है ना? हम लोग दादी और बाकी लोगों से हम लोग किस लैंग्वेज में बात करते होंगे? तो क्या लगता है तुम लोग को, हैं? अरे वाह, चंदौली इज वेरी क्लोज टू मी। हम्म, चंदौली मेरे नानी जी का घर हुआ करता था। चलिए हाँ, अब देखो जरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इस सवाल को जरा देखेंगे आप लोग, है ना? 2019 में आप लोगों के पास ये सवाल आया हुआ है 10 जून के दोपहर वाले शिफ्ट में, ठीक है? मेरा सवाल तो नहीं है, अब थोड़ा प्रीवियस ईयर जहां पे मेंशन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और जितना चीज बताया गया बेटा सारी चीजें रेलेवेंट है, ठीक है? ठीक है, तो प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 20%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 8%, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति अपने व्यय यानी खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? यही कहने का मतलब है। अगर मैं शॉर्ट में बार बार, अब मैं दो लैंग्वेज में लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी बेटा, जैसे मैंने लिखा खर्च एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा प्राइस, इनटू में कितना कंजम्पशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना तो बात समझ में आ गई होगी, बार बार लिखने का मतलब नहीं है, आपको लिखना है खर्च, दाम, मूल्य और खपत लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहां पर देखो क्या हो रहा है कि जो प्राइस आपके पास है, ठीक है, देखिएगा, जो प्राइस हमारे पास है उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक्सपेंडिचर में हमारे पास 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यही तो दिया हुआ है ना? चलो, आपकी मर्जी, फॉर्मूला लगाना चाहते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर? चलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हैं, फॉर्मूले से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 20% होता है 1/5 के बराबर, ये बात करनी है प्राइस की, 5 में एक जोड़ देंगे मतलब ये बन जाएगा 6/5। अब इसमें एक्सपर्ट बन चुके हो आप लोग। 8%, 4% 1/25 होता है, तो 8% 2/25 होता है। अगर आप लोगों को ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। 8% का मतलब अपॉन में 100, 4 से डिवाइड करोगे बेटा 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बार। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको थोड़ी सी तकलीफ होती है किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए। कुछ नहीं करना है, 100 से भाग देना है, तो 2/25। ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ये, अच्छा ये याद रखना, ये तुम्हारे पास खपत नहीं है, यहां पे क्या दे दिया है, एक्सपेंडिचर दे दिया है, ठीक है? अच्छा सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर ऐसा किया हुआ है तो 2/25, तो ये कितना बन रहा है, ये बनेगा 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 27, ठीक है? 25 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 27, ठीक है? अच्छा अब सुनो जरा, कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन हमारे पास क्या बनेगा, जो कंजम्पशन है अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, सुनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू न्यू बनेगी विच इज वाई, और ये हमारे पास क्या बनेगा, ओल्ड वैल्यू, इसका क्या चीज, एक्स। क्लियर है बात? ठीक है जी। वाई तुम्हारे पास नई वैल्यू, एक्स क्या बनेगी, ओल्ड वैल्यू। अब देखो कितना लिखना पड़ा है, फटाफट अटैक करेंगे इस पे। अब देखो भाई, 5 से 5 उड़ गया 5 बार, 6, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं यहीं पे बोलूं आपसे कि y अपॉन एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, तो y अपॉन एक्स, 2 नीचे आ जाएगा, 5 गुणे 2 10, और यहां पे ऊपर में कितना, 9। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये नई वाली वैल्यू, ये पुरानी वाली वैल्यू, y अपॉन एक्स का वैल्यू यहां का आ गया 9/10। अब सुनो भाई, ये पेन नहीं चलाओगे इसके बाद से ऐसी चीजों में कि पुरानी संख्या 10 है, नई संख्या 9 है, 1/10 करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा एक चीज बताओ, अगर ये जो x है, क्या यहां पे एक जीरो लगा सकते हो, मतलब 10 से गुणा कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा इधर भी एक गुणा कर दो 10 से। अगर पुरानी संख्या आपके पास 100 थी, अभी 90 है, तो 100 में जितना भी परिवर्तन आता है वही डायरेक्टली परसेंटेज बनेगा। 100 से 90 मतलब 10% का डिक्रीमेंट, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट महेश वही लग रहा है, सक्सेसिव ही लग रहा है, बस फॉर्मूला नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, अगर बोलोगे फॉर्मूला भी लगा दूंगा। ओमवीर गुज्जर बोल रहे हैं क्या हो गया बेटा, क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आया? ओहो, कोई दौसा से है, झांसी, लखनऊ, वेरी गुड। ओहो, चलो गाजीपुर मेरा ननिहाल है वैसे। चलो ग्रेट, अब तो समझ में आ गया होगा किधर साइड से बिलोंग करता हूं। ग्रेट। चलो, ज्ञानेंद्र यादव आप मेरी जगह से हो। चलो क्लियर हो गया, पॉइंट नहीं आया ये वाला। अच्छा सुनो जरा, ये तुम्हारे पास कितना था, यहां पे 20 था, यहां पे 8 था। सुनो सुनो सुनो, जो तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर होता है बेटा, ठीक है, जो आप लोगों के पास ये एक्सपेंडिचर होता है, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन, यहां पे तुम्हारे पास 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए इस परसेंटेज को मैं कुछ y% मान लेता हूं, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहां पे 8% है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो यहां का परसेंटेज आता है, इन दोनों का सम प्लस प्रोडक्ट बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी यहां पे जो 8 आएगा बराबर 20 एज इट इज पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है, ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है, 8 भी पॉजिटिव 20 भी पॉजिटिव। प्लस में y लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, प्लस में y लिखेंगे। अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई कितना बनेगा 20y अपॉन में कितना 100, 20 से भाग दोगे कितने बार जाएगा हमारे पास 5 बार। ठीक है, तो यानी एक चीज बताइए, अगर 20 8 में से माइनस होगा कितना बनेगा -12 बनेगा। कितना बनेगा बेटा -12। और y प्लस वाई बाई 5 को सॉल्व करेंगे तो 5y प्लस वाई कितना बनेगा 6y अपॉन 5। कितना बनेगा हमारे पास 6y अपॉन 5। क्लियर होगी बात? 6 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, मतलब -2 आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू -2, मतलब कितना बनेगा -10। -10 कहने का मतलब क्या होता है 10% का डिक्रीज, 10% का डिक्रीज, यही आया था। बोलो महोबा से भिलाई, ओके क्या बात है, भिलाई से। मैंने अपने करियर की शुरुआत रायपुर से की थी, रायपुर से पढ़ाना, रायपुर भिलाई, ठीक है। फिर दिल्ली में पूरा गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली में पूरा पढ़ा है 4 सेंटर, जिसमें रोहिणी, मुखर्जी नगर, ये सारे सेंटर्स थे। फिर लखनऊ पढ़ा है, बनारस पढ़ा है ना। फिर ऑनलाइन 4 साल से पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, अब जरा ये बताओ कितने लोगों को इसमें समस्या आ रही है, ये कहां पे दिक्कत आ रही है, इस वाले सवाल को जरा एक बार और बताएंगे। थोड़ा सा क्लास खींचेगी तो खींचने जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी मेरे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक बार और बेटा इसको समझ लेते हैं, यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सेम मिलता जुलता सवाल एक और मैं आप लोगों को कराऊंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका जो मैंने बताया हुआ था, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। ठीक है जी, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस का बेटा 20% का। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पे तुम्हारे पास 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने पूछा जरा फटाफट से बताओ जरा इनका फ्रैक्शनल वैल्यू,
8% का फ्रैक्शन होता है 2/25 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, मैंने कहा अब जरा इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे एक्सपेंडिचर के लिए। देखो भाई, डिनोमिनेटर एज इट इज 25 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे 27 बनेगा। देखते रहिए ध्यान से, 25 में 2 जोड़ दिया 27 बनेगा, क्योंकि आपके पास इंक्रीमेंट ये भी है, इंक्रीमेंट ये भी है। ये तुम्हारे पास 5 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 6/5 बनेगा। और ध्यान रखिए, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास कंजम्पशन का भी क्या रहेगा, मैंने अगर y/x लिखा हुआ है, कहने का मतलब y आपके पास नई संख्या आएगी, नया खपत और पुराना खपत, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू, कहने का मतलब यही है। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा कि जरा सॉल्व करके आप लोग y और x की वैल्यू निकालो। अब देखो बेटा, इतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 से उड़ा दो, कितने बार जाएगा, 5 बार, 3 से तुम्हारे पास 2 बार, 3 से तुम्हारे पास 9 बार, ठीक है। मैंने कहा कि जरा y/x की वैल्यू बताइए, कितना बनेगा y/x की वैल्यू। तो आप करेंगे भाई, 2 तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 2 पंजे 10, तो ये बन जा रहा है 9/10, 9/10। समझ में आई बात? नया खपत 9 यूनिट, पुराना खपत 10 यूनिट। एक सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि आप बोलेंगे कि भाई पहले खपत 10 थी, अभी 9 हो रही है, पहले 10 किलो अभी 9 किलो, कितने का डिफरेंस आया, 1 किलो का। और पुरानी खपत कितनी, 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%, तो 10 और ये 100 कितना बनेगा, 10%। 10% का हमारे पास क्या बनेगा, डिक्रीमेंट बनेगा। क्लियर होगी बात? या फिर एक चीज देख सकते हैं इसमें आप लोग कि जो पुरानी संख्या है, क्या उसको आसानी से 100 बनाया जा सकता है। तो आप देखिए, जैसे 10 है, मैंने कहा नीचे में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बनेगा, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दो 90 बन गया। कहने का मतलब है कि पहले अगर 100 किलो था तो अभी 90 किलो है। परसेंटेज का मतलब ही होता है बेस वैल्यू 100, वो मैंने 100 बना दिया। 100 से अगर 90 हो रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 10% का डिक्रीज हो गया। अब बताओ, अब मत बोलना। ठीक है बेटा, ग्रेट। है ना। थोड़ी सी कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं जरा। अब अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक चीज जरा एसएससी के समझिएगा। 2019 का पिछला वाला सवाल 10 जून का था, सोचो, और ये वाला सवाल 6 जून का है, ठीक है। तो ये एज अ होमवर्क आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। जरा 5 मिनट का थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 5 मिनट, ठीक है। कुछ चीजें वैसे मुझे बतानी थी, एक पढ़ाना था, बट ठीक है, कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं और मैं आप लोगों को वापस से कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है। कल हम लोग ये सवाल करेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा इसको बनाने की। ये भी हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 होमवर्क हो गए, देख सकते हैं आप लोग सवाल को। ये रहा तुम्हारे पास थर्ड सवाल, थर्ड होमवर्क। क्लियर है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अशोक बेटा, आपका डाउट क्या है? ठीक है जी, हाँ। थर्ड सवाल, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख सकते हैं सवाल आप लोग। और क्लास के बाद रिकॉर्डिंग तुरंत अवेलेबल रहती है, तुरंत जाके सवाल देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल यहीं से मैं सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कितने सवाल दिए मैंने, 1 2 3 4 सवाल, चलो ठीक है, 4 सवाल, ठीक है। बाकी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। 4 सवाल, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ जाइए पहले, है ना। थोड़ा मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्लास कुछ हो जाने दो बेटा, है ना। किताब आप सॉल्व कर रहे हो तो मान लो कोई सवाल नहीं बना तो हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं वो चीज, अभी आगे जाके पढ़ोगे, है ना। तो सबसे पहली चीज,
कि जितनी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, खास तौर पे अभी प्री एग्जाम के लिए 14 जुलाई में डेट मान के चल रहा हूं, जो पहला शिफ्ट पहले दिन आप लोगों का होगा। तो लगभग हमारे पास 3.25 महीने का समय, मैं 3 महीने का समय मान के चल रहा हूं, मैं 100 दिन भी नहीं मान रहा हूं, मैं 90 दिन मान रहा हूं। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक में, चाहे वो अर्थमेटिक होगा, चाहे वो एडवांस मैथ्स होगा, हर टॉपिक में सफिशिएंट आवर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा। ठीक है, कायदे से मुझे 1 हफ्ते तक 1.5 घंटे क्लास लेनी थी, आज क्लास खिंच गई, अब जो है 2 घंटे, जो टॉपिक मैं जितना डिसाइड करूंगा उतना पहले खत्म कराऊंगा, चाहे वो 2 घंटा लगे, चाहे वो 2.25 घंटा लगे। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, 15-20 मिनट में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आखिरी में आप लोगों को प्रेशर नहीं फील होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था। अभी हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं बेटा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फाउंडेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि आप लोगों को क्या कराया जा रहा है, सारे टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ कराया जा रहा है, फिर साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्रैक्टिस कराई जा रही है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, और पर्याप्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर रेफरेंस के लिए आप लोगों को पीवाईक्यू थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करा दूंगा मैं यहां पे, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट जितना मैक्सिमम हो सके यहां पे कवर हो जाए। यहां पे आप लोगों का 70% 80% तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो क्या ऐसा किया जाए कि जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे दूं, है ना, इसके बाद किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो 100 सवाल क्यों ना हो जाए, और इसी का आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन का। मान लीजिए, कहने का मतलब कि कोई स्टूडेंट जिसको 12वें सवाल में दिक्कत है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो वीडियो वाले पे जाना है, 12वें क्वेश्चन पे चले गए, वो वीडियो देखा, कहानी खत्म। आपको 100 में से 10 सवाल में दिक्कत हो गई, चाहे कोई हाई लेवल क्वेश्चन था, चाहे पे कोई, तो वहां पर क्या करूंगा मैं, लेकिन वो जो भी 150 सवाल रहेंगे वो बेटा टेक्निक से सॉल्व किए गए रहेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये चीज नहीं पढ़ा हुआ है तो वो डायरेक्टली यहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारे सवाल टेक्निक से ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में आप लोगों को, तो वहां पे टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको किसी टेक्निक में दिक्कत है, इसका मतलब मैं रेफरेंस के लिए बता भी दूंगा कौन से टॉपिक में कहां पे पढ़ाया हुआ है, एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा टारगेट है कम से कम 5 साल का। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई किताब फॉलो करनी भी रहेगी तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई एक किताब ले लेंगे, ताकि अगर आपको 5 साल नहीं, आपको 12 साल का पेपर लगाना है, 10 साल का लगाना है, तो ये आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा एक सिंपल सा कहना है, 2016 से एसएससी ने ऑनलाइन लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हमारे पास कितना साल हो गया, 7 साल का पेपर आपके पास पूरा प्रीवियस ईयर का आप लोगों को ऑनलाइन वाला जो आप लोगों के पास मौजूद होगा। तो कोशिश ये करो कि कम से कम 7 से 8 साल का अपने पास सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को 5 साल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लो कोई चीज मैंने फाउंडेशन में बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है कि एक स्टेप रहेगा, जैसे ये ए स्टेप है, ये बी स्टेप है, ये सी स्टेप है, डायरेक्टली आप यहां नहीं पहुंचेंगे या यहां नहीं पहुंचेंगे, इसका फ्लो रहेगा ए से बी, बी से सी। समझे बात को? अब पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में परसेंटेज से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियसली मैंने चाहे फाउंडेशन में या प्रैक्टिस सेट में करा दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं पीवाईक्यू वाले में ना रखूं। पीवाईक्यू वाले में वो क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कुछ नया सिखाने को रहेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग पूरा एक पीवाईक्यू की किताब ले सकते हैं, कोई सी भी जहां पे प्रीवियस ईयर होगी, और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, मुझे खास दिक्कत बस यही है कि थोड़ा सा बेटा उतावले मत होना। जितना पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें, मैं भी स्टूडेंट अगर जब था, मैं इतनी सारी चीजें बताई जाती थी, सारी चीजें दिमाग में नहीं जाती थी। हम लोग ऑफलाइन वाले लोग थे, क्लास हो गई तो हो गई, टीचर मिला डाउट के लिए तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं है। मैंने कहा एक क्लास मैंने देखा, मुझे 50% समझ में आया, तो क्या दिक्कत टीचर में है? नहीं, दिक्कत है बेटा कि किसी चीज को आप एक बार में नहीं, शायद 2 बार में, 3 बार में आप उसको समझ पाते हैं। और जितना स्टार्टिंग में मेहनत कर देंगे ना, आगे की चीजें उतनी आसान लगने लगेगी, मैं आप लोगों को दावा कर रहा हूं। और जो भी चीजें, चाहे वो कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो ट्रिक्स होंगी, चाहे वो रिजल्ट्स होंगे, कोई भी तरीका होगा, वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से ही कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस। और जैसे कि वो क्वेश्चन में फंसे ना पेरीमीटर वाले सवाल में, वो कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा वेरिएशन है। और आप देखना बेटा, मैं आपसे कहता हूं
तुम ऐसा ही नहीं मेरे ही वाला वीडियो ढूंढने लगो आप लोग, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं कि सक्सेसिव कॉन्सेप्ट और वेटेड एवरेज दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है, ठीक है। और ये इतने वो नहीं है। अभी क्या सक्सेसिव मैंने खत्म करा दिया? नहीं, अभी इसमें और सवाल हैं, इसमें और सवाल बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें कवर करा दी हैं। वेटेड एवरेज तो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अभी तो मैंने बस एक पार्ट बताया हुआ है कि प्लस साइन तो वेटेड एवरेज, चीजें मिक्स हो रही तो वेटेड एवरेज, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। लेकिन इन दो शब्दों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। 4 तरीके के सवाल लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को चिपका दिया जाता है ये लो सोल्यूशन। तो जो थोड़े समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, अच्छा इस टाइप में ऐसा लगाना, इस टाइप में ऐसा लगाना है। इसका समाधान क्या है कि जब आपको थियोरीज बताई जाती हैं, जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करो बेटा। और एक चीज क्या होता है ना, एक हम लोग की आदत बन चुकी है, और ये हमारे कंट्री का कल्चर नहीं है। क्या होता है जानते हो क्या? ऐसे खड़ा हो जाऊंगा मैं, एक कोई जरा ये माइको वाले बैटरियां लगा दीजिएगा, कोई जरा ये थोड़ा लैपटॉप में थोड़ा सा इसको वो कर दीजिएगा, थोड़ा इसका ना, कोई ना एक ऐसा आदमी आ जाए ना, कोई लिख दे, बस मैं बोल दूं कि परसेंटेज मतलब 1/100, 25%, 1/4, कोई लिख दे। मतलब समझ रहे हो हम लोग के अंदर क्या बैठ गई है? आलसपंती। मतलब कोई चीज अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो मतलब हमने गिव अप कर दिया। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट ऐसी कोई बात बोलता है, मुझे कोई बात बुरी लगे ना लगे, और ये हर सब्जेक्ट के लिए है बेटा, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बड़ी खराब चीज है। जैसे मान लो अभी मैं फोन चला रहा हूं, है ना, अभी मैंने देखा कि एक जगह एक कमेंट आया हुआ था कि अरे फोन काहे चला रहे हैं। अरे भाई, फोन में कमेंट देखना होता है, अभी वो सिस्टम नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं। धीमे धीमे वेब पे आ जाएगा तो मैं सीधा कमेंट देख लिया करूंगा ना स्क्रीन पे, अभी तो मुझे फोन में देखना पड़ रहा है। हम ऐसी छोटी बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिलहाल उस चीज को हटाते हैं। अभी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अगर आपको एक बार मैंने चीजें समझाई, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, अगर आपको 50% समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करिए। आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ बचा है, कुछ अटक रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, सिर्फ एक समाधान है इस चीज का, प्रैक्टिस। सिर्फ एक इसका सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। बार बार लेक्चर देखिए, एक्स्ट्रा आवर्स दीजिए, ठीक है। आप अगर कितनी भी पढ़ाई करेंगे, अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास सोने के लिए पर्याप्त समय है, दोस्तों से बात करने का पर्याप्त समय है, पिक्चर देखने का पर्याप्त समय है। मैंने उसके लिए कभी आज तक किसी भी स्टूडेंट को मना नहीं किया। लेकिन पहला चीज आपकी पढ़ाई। और मैं ये किसी भी सब्जेक्ट में मैं ये बोलूं कि मैंने क्वांट बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया, इंटरेस्ट भी आ गया, मैथ्स में जाके तुमने फोड़ आया, क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? अगर प्री की बात की जाए तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। जीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? अगर मैं खाली हिस्ट्री की ही बात कर दूं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इंडियन मॉडर्न और एंशियंट, और तुम्हारे पास मिडिवल। ज्योग्राफी है तुम्हारे पास पॉलिटी है, तुम्हारे पास अभी साइंस में तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसमें एनवायरनमेंट भी जोड़ दिया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इतनी सारी चीजें। तो आपका एटीट्यूड किसी भी, और मैं सभी स्टूडेंट से बेटा रिक्वेस्ट करता हूं, आपका एटीट्यूड सिर्फ लर्निंग होना चाहिए, है ना। और चाहे मैं यहां पे पढ़ा दूं, चाहे कोई भी बहुत बड़ा ज्ञाता जो भी होगा, अगर वो पढ़ाएगा, आपको ऐसा नहीं कि 100% समझ में आएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई भी चीज मिस हो जा रही है तो यही तो फायदा है डिजिटल चीजों का कि जाके वीडियो को रिपीट करिए। और ये इसको अगर आपको डांट लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो छोटी बातें कोई भी मेरी क्लास में नहीं करेगा, या फिर इस बैच में नहीं करेगा, खान ग्लोबल स्टडीज में कोई छोटी बात नहीं करेगा। याद रहनी चाहिए बेटा बात ये, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूं दोबारा। मैं एक एग्जाम्पल देके खत्म कर देता हूं क्या? नहीं। लेकिन मान लो मैंने 10 एग्जाम्पल दिए तब भी आपको समझ में नहीं आया, चलो मैंने ये मान लिया कि शायद मैंने सही तरीके से समझाया नहीं होगा, लेकिन अगर आप उतने ही आधे अधूरी चीज को भी अगर दोबारा देख लेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझे बात को? कहीं पर भी वीडियो भाग नहीं रहा है। तो छोटी बातें बिल्कुल दिमाग से निकालो, छोटी सोच से छोटा रिजल्ट आता है। आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हो तो बड़ी सोच रखो बेटा। अगर कोई चीज एक बार में क्लियर नहीं हुई, चाहे किसी भी टॉपिक में ना हो, और आप सभी लोगों से एक चीज है बेटा कि हम लोग क्या है ना कि अगर आगे जाके आप सिलेक्शन लेते हो ना तो आप एक निर्माण करते हो कुछ चीजों का, जिसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। इसीलिए छोटी बात नहीं करिए। और ऐसे लोग अगर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी इनके साथ बैठिए मत, छोड़ दो दोस्ती, छोड़ दो ऐसे लोगों को, मत सुना करो बात को।
तो जितना बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से, मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास से मैं उस कॉन्फिडेंस से पढ़ाऊं कि अगर मेरे स्टूडेंट को अगर एक चीज समझ में नहीं आएगी वो पूछेगा सर बताइए, अगर उसको तब भी समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो को रिपीट करेगा। लेकिन सर आ ही नहीं रहा है, सर ये तो वीक है मेरा, सर वो वीक है मेरा, नहीं। और हर सब्जेक्ट के सारे वीडियोस के सारे कमेंट्स को मैं देखूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि जो 4 होमवर्क दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। बाकी हाँ, जो जीएस जीके वाली क्लास है, जितना मुझे अपडेट है बेटा, बहुत जल्द आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सिलेबस के पार्ट पे चिंता मत करो आप लोग, क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अभी 3 क्लासेस जो आप लोगों की हो रही हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की क्लास, बहुत बेस्ट तरीके से क्लास हो रही है। मैं खुद क्लास देख रहा हूं, लेकिन फालतू की चीजों में मत पढ़ो आप लोग। मैं लिटरली मैं बता रहा हूं, जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को वो बेस्ट पॉसिबल। अब मैं अपनी खुद की तारीफ या अपने टीम की तारीफ मैं नहीं करूंगा, इसमें जो पढ़ाया जा रहा है बेस्ट बताया जा रहा है बेटा, इसमें कोई नॉट इवन 1% डेविएशन। तो जीएसजी के जो आप लोगों की कंसर्न है कि कब स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस पॉइंट पे आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जो प्री लेवल का सिलेबस आप लोगों का है, जितने नंबर 25 नंबर आपका आएगा, उसमें से मैक्सिमम मार्क करके आएंगे अगर आप क्लास को प्रॉपर्ली देखेंगे, पढ़ेंगे जितना बताया जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए वाइंड अप करता हूं मैं, और पीडीएफ में तुरंत जैसी क्लास खत्म होगी, पीडीएफ में तुरंत आप लोगों का टीम को सेंड करूंगा, उनको जब भी ऐसा रहेगा तुरंत आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सारी पीडीएफ आप लोगों को एकदम जितना जल्दी पॉसिबल रहेगा तुरंत मिलेगी, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड कल की क्लास से मैं एक सर्टेन कॉन्फिडेंस में पढ़ाना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ा रखा है, मैं अगर रिपीट ना करूं तो स्टूडेंट्स सीखेंगे। किसी की क्लास अगर मिस हो जाती, किसी इमरजेंसी कोई अर्जेंट कंडीशन की वजह से, कुछ नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लो, रात में बैठ के देख लो। लेकिन अगली क्लास में तभी आना लाइव जब आपने रिकॉर्डिंग देखा हुआ है, जब आपने क्लास को कंप्लीट किया हुआ है, जब आपने पीडीएफ को पढ़ा हुआ है। ये कम से कम आप 1 महीना 1.5 महीना कर लीजिए। इस तरीके से आप देखना कि आपकी प्रैक्टिस खुद सुधर जाएगी, आपका चीजों का एटीट्यूड बदल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। एंड मैं ये जो वॉइस वाली प्रॉब्लम है इसको भी मैं आगे टीम को बोलता हूं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।